जय हिंद दोस्तों। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं तो साल 2029 से देश में चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा। आपको अगर लगता है कि यह शब्द मैं बोलने लग रहा हूं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि देश में जनतंत्र को पूरी तरीके से कुचला जा रहा है। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशन है उस पर बीजेपी का पूरी तरीके से कंट्रोल है। कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है। जगह जगह सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। एक तरफ बहुत सारे अखबार, इसके अलावा बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर जो है वो नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर घोषित कर चुके हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हैं कि बीजेपी इस बार 370 प्लस सीट जीतेगी। इसके अलावा एनडीए गठबंधन जो है वह 400 प्लस सीट जीतेगी। अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार। पर यहाँ पर आपका सवाल होगा कि क्या देश में सही में डिक्टेटर आ चुका है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर डेमोक्रेसी के किसी भी देश में 4 पिलर होते हैं। लेजिस्लेटर जिसे हम विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, इसके अलावा जुडिशरी जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, और मीडिया तो देश का चौथा स्तंभ होता ही है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए इन चारों को अपने आप में बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि चूंकि भारत जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसीलिए यहाँ पर विधायिका का जो पावर होता है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा होता है। आज के देश में हमारे भारत में 2 विधायिका सबसे मेन है। अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी पार्टी ऐसी है जो कि इन दोनों हाउसों में अपने फायदे के लिए विधेयक पास करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी पार्टी ऐसी होती है जो कि देश हित के लिए इन दोनों हाउसों में विधेयक पास करते हैं। अगर हम आज के समय में एनडीए की बात करते हैं तो लोकसभा में 543 आउट ऑफ 354 सीटें हैं। दूसरी तरफ अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 245 आउट ऑफ 130 सीटें हैं। यहाँ पर यह साफ देखने को मिल रहा है कि दोनों हाउसेज में बीजेपी और एनडीए गठबंधन का जो बहुमत है वो काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाता है। लेकिन एनडीए गठबंधन जो है वो बहुत सारे बिल तो देश हित में लाए हैं, लेकिन बहुत सारे बिल ऐसे लाए हैं जो कि अपोजिशन को कुचलने की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले केस पर आते हैं तो यह इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति को लेकर है। आपको यदि याद हो तो साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और बताया था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाले पैनल में एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और एक जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन इसी साल 2023 में एक विधेयक लाया जाता है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल से भूमिका हटा ही दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोला जाता है कि इसमें एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका होगी, इसके जगह पर एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है और सारे इलेक्शन की निष्पक्षता जो है वो उसको बरकरार नहीं रखा जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमेशा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए 2:1 का मेजोरिटी बना रहेगा, जिसके कारण सरकार जो है वो अपने कठपुतली वाले इलेक्शन कमिश्नर को रखा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा में सिर्फ इतने बड़े फैसले पर 40 मिनट ही डिबेट चला। जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इसके विपक्ष में है, उसको संसद से निष्कासित कर दिया गया। सेकेंड केस पर आते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट पर से लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड है। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और बताया था कि दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली का सारा कामकाज देखेगी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ महीने तो दिल्ली गवर्नमेंट इसमें काम कर पाई, लेकिन कुछ ही महीने बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल लाई जो कि दिल्ली सरकार के पावर को पूरी तरीके से छीन लेती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास से सारा पावर चला जाता है और बहुत सारे दिल्ली के जो काम काज है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही चला जाएगा। आपको तो पूरी तरीके से पता ही होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन नियुक्ति करता है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से नियुक्ति करता है, इसीलिए इसमें कहने में कोई शक नहीं होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्ति किया जाएगा वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाला होगा। दोस्तों, यहाँ पर तो 1-2 केस मैंने ही आपके सामने रखा, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस जो है जहाँ पर लेजिस्लेटर का बहुत ही मिसयूज किया गया है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के अंदर सेंट्रल
इंस्टीट्यूशन आते हैं जिसमें कि सेंट्रल एजेंसी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चले आते हैं। आज के समय में सेंट्रल एजेंसी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये शायद हमको बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी अपोजिशन के लीडर पर करप्शन चार्जेस लगे हैं वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, उसके तरफ से पूरे जो धूल है वो मिट जा रहा है। इसीलिए अपोजिशन लीडर ने बीजेपी को एक स्लोगन दिया है, वॉशिंग मशीन से। बहुत सारे अपोजिशन लीडर का यह कहना है कि जो भी अपोजिशन लीडर में करप्ट नेता है वो जैसे ही बीजेपी में जा रहा है वैसे ही वह पूरी तरीके से साफ सुथरा हो जा रहा है। यह जो सेंट्रल एजेंसी का बात हुआ, सीबीआई ईडी का उपयोग करके डरा धमका के अपने पार्टी में शामिल किया जा रहा है और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए विधायकों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उस पर पूरी तरीके से बीजेपी का कंट्रोल। दोस्तों इसे भी हम एक दो केस से समझते हैं। भारत का जो सबसे फेमस केस है वो ब्रिजभूषण केस से रिलेटेड है। आपको यदि याद हो तो भारत के टॉप महिला रेसलर जिसने कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया है, उनको ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रोड पर उतरना पड़ता है। भारत के टॉप महिला रेसलर ने ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप लगाए थे, लेकिन पहली बार जब दिल्ली पुलिस के यहाँ एफआईआर दर्ज करवाने गए तो ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ। दोस्तों यह कैसा कार्यपालिका है कि भारत के टॉप महिला रेसलर जब एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं तो एफआईआर नहीं हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में ये कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रहा है ये शायद उन्हीं से पूछ लीजिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फटकार लगाई तब जाकर एफआईआर हुआ और दिल्ली पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अभी तक ब्रिजभूषण सिंह गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। दोस्तों सेकेंड केस पर आते हैं तो यह आईआईटी बीएचयू में हुए एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का केस है। आपको यदि याद हो तो आज से 3-4 महीने पहले एक आईआईटी बीएचयू में एक आईआईटीएन लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। वहां पर यौन उत्पीड़न करने वाले कोई और व्यक्ति नहीं थे बल्कि बीजेपी आईटी सेल के कई वर्कर ही थे। यहाँ पर मैं सभी का फोटो लगा दूंगा, आप साफ साफ देख सकते हो कि इन चारों का कनेक्शन जो है वो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर के साथ है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक दो का फोटो ऐसा मिल जाता होगा जिसका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन पुलिस जो यूपी पुलिस जो है वो रेप के केस में इसको 3-4 महीने के बाद गिरफ्तार करती है। ये बीजेपी आईटी सेल के सारे वर्कर हैं जिन्होंने कि गिरफ्तार होने से पहले मध्य प्रदेश में हुए इलेक्शन में इन्होंने रैली किया, इसके अलावा वहां पर अपने पार्टी के लिए प्रचार किया। इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि कार्यपालिका पर बीजेपी गवर्नमेंट का कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल है। योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी बदतर है आप इसी से समझ सकते हो कि हाथरस जैसे केस में पीड़िता के परिवारों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस के पैर तक पकड़ने पर। तो अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जितने भी लोकल कोर्ट है उस पर बीजेपी का पूरी तरीके से कंट्रोल है। चलिए इसे भी हम कई एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम कर्नाटक के कोलार वाले उस भाषण का जिक्र करते हैं जहां कि राहुल गांधी ने साल 2019 में एक रैली के दौरान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम मोदी सरनेम से जोड़ दिया था और ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे चोरों का नाम ले लिया था। उसके बाद गुजरात में एक बीजेपी लीडर जो है वो एफआईआर दर्ज कराया। इसके बाद यह फैसला जो है वो सूरत कोर्ट में गया। साल 2023 में इसका पर फैसला आया और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद जब हाईकोर्ट में इसी याचिका को लेकर राहुल गांधी जब गुजरात के हाईकोर्ट में जाते हैं तो वहां पर 2 साल की सजा पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा सजा के कारण जो संसद से 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए थे उसको भी क्वालिफाई कर दिया जाता है। इसे आप समझ सकते हो कि सूरत कोर्ट जो है वो बीजेपी के नेता के इशारों पर काम कर रहा था। इसके अलावा हाल ही में एक केस देखने को मिला है। कलकत्ता के हाईकोर्ट के एक सीनियर जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिनका नाम अभिजीत गांगुली है। इसके तुरंत बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर क्या गारंटी है कि अभिजीत गांगुली इससे पहले जितने भी फैसले सुनाए वो बीजेपी के पक्ष में नहीं सुनाए? इसकी कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा आप मीडिया की हालत तो आज के समय में देख ही सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाले देश में भारत की मीडिया रैंकिंग देखकर आपको हैरान हो जाएगा। आज के समय में मीडिया का जो रैंकिंग है वो 180 देशों में 161 नंबर है, जो कि आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी इतने नीचे नहीं गया है।
दोस्तों इसी मीडिया से आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हो जो कि हमारे किसानों भाइयों का खालिस्तानी बता देते हैं। इसके अलावा 2000 के नोट में चिप खोलने लगते हैं। मोरबी ब्रिज जब टूटा था तब एक सुधीर चौधरी नाम का एंकर है, वो वहां पर चढ़ने वाले लोगों पर आरोप लगा रहे थे, न कि यह आरोप लगा रहे थे कि उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरी तरीके से खराब हुआ है। इसके अलावा जब हमारे परीक्षार्थियों पर लाठी चलता है तो उन परीक्षार्थियों को ये दोषी बना देते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।